नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट अपडेट्स और मैं हूं आपके साथ सुमित कुमार। मार्केट अपडेट्स में यह बात होगी गोल्ड और सिल्वर को लेकर के। गोल्ड और सिल्वर दोनों में अगर देखें तो कई दिनों की तेजी के बाद आज ब्रेक लगता हुआ दिखाई दे रहा है। सिल्वर में देखें तो 2,44,000 के आसपास सिल्वर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर गोल्ड को देखें तो गोल्ड में 1,63,000 के आसपास कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। लगभग फ्लैट कारोबार है। यहाँ से क्या कुछ होने वाला है? क्या यहाँ से एक बड़ी तेजी आने की उम्मीद है या फिर यहाँ से जो तेजी पे ब्रेक लगा है, जो फ्लैट कारोबार होता हुआ जो गोल्ड में दिखाई दे रहा है, क्या वो उसके बाद एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी? क्योंकि हमने देखा है कि एक महीने में गोल्ड ने करीब 13 से 14% का रिटर्न दिया है। तो एक थोड़ा थोड़ा करेक्शन का यहाँ पर माहौल बनता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन मैं कुछ नहीं बता रहा, हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद है, एक मेहमान है, मौमिता सामंता जी आर मनी से। आपको बताएंगी कि किस तरीके से आपको निवेश करना है, क्या कुछ करना है, गोल्ड और सिल्वर में क्या स्ट्रेटजी आपको अपना के चलनी है। बहुत बहुत स्वागत है मौमिता मैम आपका। थैंक यू सो मच सुमन, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ओवर। मैम, क्या लग रहा है गोल्ड सिल्वर में ये जो एक बड़ी तेजी आई थी, उस तेजी पे ब्रेक लगता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है? क्या इसके बाद एक बड़ी गिरावट आने की उम्मीद है या फिर एक जो कंसोलिडेशन का फेज थोड़े टाइम चलेगा उसके बाद से फिर बड़ी तेजी आएगी? देखिए सुमित जी, ऑफ कोर्स हमने ये जो तेजी देखी, हम पिछले 3 हफ्ते से हमें लगातार तेजी देखने को मिल रही है गोल्ड और सिल्वर में। और प्राइसेस जो है अभी रिसेंट जो हमने अगर इस हफ्ते का जैसे हाई अगर हम बोले गोल्ड का लगा था अभी 1,64,773 का, ये लेवल हमने लास्ट टाइम देखा था 11 मई में जो हफ्ता शुरू हुआ था उस वक्त। और उसके बाद हमें प्राइसेस जो है कंटिन्यूसली नीचे आते हुए दिखे थे। तो अभी एक ये रेजिस्टेंस के पास ही खड़ा है, अगर हम माने तो 1,64,700 जो है एक मेजर रेजिस्टेंस है। जब तक उसके ऊपर नहीं जाएगा ना, तब तक हमें फर्दर तेजी नहीं आएगी। बट बिकॉज मोमेंटम अभी ऐसा है जहां हमें फर्दर अपसाइड के बायसनेस जो है वो ज्यादा लग रहे हैं, तो हमें एक बारी को ये प्राइजेस लेवल्स जो है करते हुए दिख सकते हैं। पर देखिए, जब प्राइजेस लगातार अगर हम डे वाइज बात करें तो ऑलमोस्ट ये 6th कंसेक्यूटिव डे है जब प्राइजेस जो है वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक प्रॉफिट बुकिंग एट हायर लेवल्स तो बनती है, क्योंकि देखिए काफी टाइम से प्राइजेस जो है कंसोलिडेशन फेज में चल रहा था, एक जोन में चल रहा था जिसमें लेवल्स 1,50,500 एंड ऊपर 1,55,500 के ऊपर जा नहीं पा रहे थे। वहीं से प्राइसेस जो है एक ब्रेक लिया और वहां से जो है अच्छा खासा हमें वहां से मोमेंटम देखने को मिली और प्राइसेस जो है ऑलमोस्ट 1,65,000 के आसपास ट्रेड करते हुए नजर भी आए। तो एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर बनती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे जो बुलिश मोमेंटम है गोल्ड का वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। प्रॉफिट बुकिंग के चलते हमें एक बार को प्राइसेस 1,60,000 तक आते हुए दिख सकते हैं, पर जब तक प्राइसेस 1,57,000 के नीचे नहीं जाएंगे, प्राइसेस में वीकनेस नहीं आएगी। प्रॉफिट बुकिंग और थोड़ा बहुत जो भी जो पॉलिटिकल टेंशन है वहाँ पे अगर कुछ बेटरमेंट आता है या इंटरेस्ट रेट बढ़ने का कोई चांसेस अगर बढ़ते हैं, तो उसके चलते हमें गोल्ड और सिल्वर प्राइस में थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है। बट अदरवाइज जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव इंटैक्ट है अभी भी। ओके, अभी भी पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर मैम देखें 1,57,000 का अगर लेवल गोल्ड तोड़ता है तो फिर उसके बाद कितनी बड़ी गिरावट आप देख पा रही हैं गोल्ड में? देखिए, अगर 1,57,000 के प्राइसेस तोड़ता है तो हमें फिर से प्राइसेस 1,53,500 एंड देन 1,50,500 तक लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बट उसके जो चांसेस है वो हाईली अनलाइकली है, क्योंकि देखिए इंडिया में एक तो फेस्टिव सीजन के चलते जो है आपका डिमांड थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आता है। वहीं अगर जो गोल्ड का सेफ हेवन अपील है वो अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यूएस और ईरान का जो वॉर है उसमें कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकल रहा। रादर आज तो यूएस ने सैंक्शंस भी लगा दिए हैं। अब ईरान एक ऐसी कंट्री है जो ऑलरेडी इतने सालों से सैंक्शंस झेलती भी आ रही है, उसके लिए ये कोई नई बात नहीं है। रादर उसने रिटेलिएशन में आंसर्स ही दिए हैं। तो जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है वो बढ़ती भी नजर आ रही है। इसलिए जो डाउनसाइड है वो थोड़ा लिमिटेड ही रहेगा। एक बार 1,57,000 तक आ सकता है, उसके नीचे जाएगा तो हाँ, हमें 1,55,500 जो है वो बेस्ट के मतलब वर्स्ट के सिनेरियो में जो है हमें यहाँ तक आते हुए दिख सकता है। अदरवाइज प्राइसेस जो है हमें अपसाइड बायस ही नजर आ रहे हैं अभी तक। ओके, और सिल्वर में मैम कौन से लेवल को ध्यान में रख के ट्रेड करना चाहिए फिलहाल या खरीदारी करनी चाहिए? तो देखिए, अभी 2,44,000 तो चल ही रहा है प्राइजेस। राइट। प्राइजेस का जो एक जो दायरा था इसका पहले 2,29,000 था, उसके बाद था 2,37,000 का। 2,37,000 के ऊपर जो है अब 2,44,000 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो अब इसका जो बेस है वो 2,31,000 हो गया है। 2,31,000 के नीचे जब तक नहीं जाएगा, सिल्वर में कोई भी जो है हमें गिरावट नहीं नजर आएगी। ओके। तो इसमें भी सिल्वर भी देखिए, सिल्वर में जस्ट बिकॉज अभी इसके अंदर सेफ हेवन अपील नहीं है, इसलिए सिल्वर का जो परफॉर्मेंस है वो गोल्ड से थोड़ा पीछे चल रहा है। अदरवाइज सिल्वर का जो मोमेंटम है वो इंटैक्ट है, बिकॉज हमें पता है फंडामेंटली जो है यहाँ पे अभी प्राइस में जो अपसाइड देखने को मिलेगा, क्योंकि डेफिसिट है सिल्वर का। सिल्वर जिसमें डिमांड में है उतना सप्लाई नहीं है, और ये कंटिन्यूसली छठा साल है जिसमें डेफिसिट देखने को मिलेगा। तो फंडामेंटली सिल्वर जो है वो सपोर्टिव है सिल्वर। तो लॉन्गर रन में सिल्वर में भी हमें तेजी देखने को मिलेगी। बट अगर लेवल्स की बात
बात करें 2,52,000 के ऊपर जाएगा तो ही हमें 2,62,000 तक के लेवल देखने को मिल सकता है। अभी अगर 2,40,000 आज का अगर 2,41,000 के नीचे क्लोजिंग होती है तो प्राइस हमें एक बार फिर से 2,35,000 तक देखने को मिल सकता है। ओके ठीक है मैम, एक सवाल है मेरा ये कि हर बार हमें ये देखने को मिलता था कि गोल्ड से ज्यादा सिल्वर में तेजी दिखाई देती थी, लेकिन इस बार थोड़ा तस्वीर अलग दिखाई दे रही है, क्योंकि हमने देखा कि 2,20,000 के आसपास सिल्वर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा था और वहां से अभी सिल्वर 2,44,000 के आसपास कारोबार कर रहा है। मतलब अगर देखें तो 25,000 के आसपास की तेजी आई है। लेकिन वही अगर गोल्ड में देखें तो 1,40,000 के आसपास गोल्ड कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा था और अभी 1,63,000 के आसपास चल रहा है। यहाँ भी 23,000 की तेजी आई है। तो ये क्या लग रहा है कि सिल्वर से ज्यादा रिटर्न गोल्ड दे सकता है? इस बार तस्वीर बदल रही है थोड़ी। तो देखिए, हाँ, अभी जो इस वक्त का जो सिनेरियो है वो सिल्वर से बेटर परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा गोल्ड, क्योंकि देखिए जैसे कि मैंने बोला कि सेफ हेवन अपील जो है वो गोल्ड को ज्यादा पुश कर रहा है आगे की तरफ। वही सिल्वर जो है वो मेजरली इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से मूव करता है, और सिल्वर ज्यादा हाईली वॉलेटाइल होता है, इसलिए जब जब पॉजिटिव सिनेरियोज आते हैं या नेगेटिव सिनेरियोज आते हैं तो सिल्वर का जो मूवमेंट होता है वो गोल्ड से ज्यादा होता है। बट इस वक्त का जो सिनेरियो है वो बिल्कुल डिफरेंट है अभी, बिकॉज जियो पॉलिटिकल टेंशन जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहां पर कहीं पर भी कोई समझौता नहीं है, कोई भी कंट्री जो है वो नोबडी वांट्स टू बो डाउन अगेंस्ट ईच अदर। सब अपने अपने रख रहे हैं कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। तो जियो पॉलिटिकल टेंशन जो है विद टाइम हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और हमें पता है गोल्ड सालों से, सिंस सेंचुरीज, इट हैज बिन समथिंग जो कि लोगों ने एज अ सेफ हेवन ही रखा है, और इसीलिए गोल्ड यूज होता है। यस, वो भी इंडस्ट्रीज में यूज होता है, गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए यूज होता है। तो गोल्ड का इन्वेस्टमेंट का पर्पस ही ये होता है कि जब भी कोई भी आपदा है उस वक्त हमें गोल्ड यूज करने को मिला, और यही कारण है कि गोल्ड की जो तेजी है, हमें इस वक्त जो गोल्ड का रिटर्न है वो सिल्वर से बेटर दिख रहा है अभी इस वाले साल में। ओके, इस वाले साल में गोल्ड का रिटर्न सिल्वर से बेहतर दिख रहा है। मैम आपने ईरान की बात की, क्रूड की बात की, यूएस फेड पे भी आएंगे, लेकिन पहले क्रूड को थोड़ा समझ लेते हैं। क्रूड मैम कितना अहम रोल प्ले कर रहा है गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए अगर देखें तो? देखिए, हमने जब वॉर स्टार्ट हुआ था तब हमने देखा था कि किस तरीके से क्रूड ऑयल जो है ऑलमोस्ट $120 के आसपास चला गया था, और गोल्ड प्राइसेस वहीं से जो 1,96,000 का हाई लगाया था गोल्ड ने जनवरी में, और सिल्वर ने ऑलमोस्ट 4,20,000 का, वहां से हमें देखा था गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस जो है वो स्लिप होते हुए नजर आए थे। इसका मोटा मोटा अगर हम कारण बोले तो क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ता है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात होती है। पर देखिए, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात जरूर हुई, पर इंटरेस्ट रेट एक बार भी बढ़ा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हम थोड़ा ध्यान दें कि क्रूड ऑयल प्राइसेस $120 से जब नीचे आए, उसके बाद जब भी $100 क्रॉस करने की बात होती थी, डोनाल्ड ट्रंप कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते थे जिससे कि ऑयल प्राइसेस हमें नीचे आते हुए दिखते थे, और इससे गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस को सपोर्ट मिलता हुआ नजर आता था, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट की बात थी अब वो नेग्लिजिबल होती जाती थी। जहां केविन वॉश ने जब अपना चेयर संभाला था, उन्होंने बोला था इस साल कम से कम 3 रेट हाइक होंगे, तीन तो छोड़िए, अब शायद एक भी रेट हाइक नहीं होगा। ठीक है। तो इस वजह से हमें गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में अब सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अब जो रिएक्शन है, जो हमने वॉर की स्टार्टिंग में देखा था कि गोल्ड और सिल्वर ओवर रिएक्ट कर रहे थे, मतलब अगर क्रूड ऑयल में थोड़ी सी भी चीजें आई थी उससे डबल गिरावट देखने को मिल रही थी हमें गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में। अब मार्केट ये चीज समझ चुकी है कि ये कितने दिन इस तरीके के खींच सकते हैं। अब वॉर जो है, ड्रोन्स और अटैक्स नहीं हो रहे, अब वो इकोनॉमिक वॉरफेयर पे आ रहे हैं। अब इकोनॉमिक वॉरफेयर पे क्रूड ऑयल पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा वो तब पता लगेगा, क्योंकि देखिए यूएस ने सैंक्शंस तो लगा दिए हैं, बट ईरान उसके रिटेलिएशन में, ईरान ईरान के ऊपर, ईरान के पास ऑयल का कंट्रोल है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल है, वो बाकी ऑल्टरनेटिव जो शिपिंग है वहां पर भी वो कंट्रोल की बात कर रहा है, और वहां पर भी वो डिसरप्शन फैलाने की बात कर रहा है। अगर ये चीज हो जाती है तो हमें ऑयल प्राइसेस में तेजी देखने को मिल सकती है, तब हमें गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में फिर से थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस वॉर, ये वाला जो वॉर है वो बिल्कुल डिफरेंट है रशिया और यूक्रेन वॉर से, बिकॉज यहाँ एक मेजर कमोडिटी इन्वॉल्व है, वो है ऑयल। ऑयल ऑयल एक ऐसी चीज है जो हाँ सब जगह यूज होता है, तो दैट इज वाई ऑयल इज सो मच कनेक्टेड विद गोल्ड एंड सिल्वर, एटलीस्ट फॉर फेब्रुअरी से जो अभी तक हम देख रहे हैं। ओके, क्रूड की कीमतें गोल्ड सिल्वर की काफी हद तक चाल तय कर रही है क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। लेकिन मैम एक सवाल और है कि ये तो मतलब जाहिर सी बात है कि वॉर जो है वो अब ऐसा नहीं हो रहा है कि डायरेक्ट से किसी पे अटैक कर दिया, सेना जा रहा है, तो ऐसा नहीं हो रहा है। इकोनॉमिकली वॉर हो गया है, कौन कितना स्ट्रांग है इकोनॉमी से और कितना दिन तक टिक सकता है वही विजेता होगा लास्ट में। अगर मैं देखें कि क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ रही है, जैसा कि आपने भी बताया कि क्रूड की कीमतें बढ़ने से इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ता है और इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ेगा तो फिर फेड रेट हाइक करेगा, तो क्या मैं यहाँ पे उम्मीद नहीं देखा जा सकता क्योंकि लगातार $90 प्रति बैरल के ऊपर ब्रेंट क्रूड ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, तो एक इन्फ्लेशन का खतरा और इन्फ्लेशन के खतरे की
पीछे फेड की रेट हाइक की चाल और उसके बाद गोल्ड सिल्वर में गिरावट, क्या ऐसा देखने को नहीं मिल रहा? सो देखिए अभी जो है ना, एक तो यूएस के मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं नवंबर में, ठीक है। राइट। अब जैसे हमारे यहाँ पर भी कंट्री में क्या होता है, जब भी इलेक्शन आने वाले होते हैं तब टैक्सेस भी कम हो जाते हैं, तब सारी चीजों के प्राइसेस भी गिर जाते हैं, क्योंकि आपको जनता को बताना होता है कि नो, हम आपके लिए हैं। राइट। ठीक है, तो एग्जैक्टली उनको भी मॉनेटरी ईजिंग करनी पड़ेगी, रेट हाइक की जगह वो रेट कट ना कर दे। एक रेट ओके। कट अगर वो कर देंगे तो उससे कुछ नहीं इतना मतलब बवाल थोड़ा तो मचेगा ही कि रेट कट कैसे कर दिया जब, ठीक है, जबकि इन्फ्लेशन उनका उनका जो टारगेट है उससे काफी ऊपर है। उनका टारगेट 2% का इन्फ्लेशन का टारगेट है, बट अभी ऑलमोस्ट 3% के आसपास टारगेट है। तो अभी जो है रेट हाइक की वो बात करेंगे भी नहीं, क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसी नहीं है। और रही बात क्रूड ऑयल से इन्फ्लेशन बढ़ने की, वो इन्फ्लेशन नंबर्स भी थोड़े टेम होते हुए आएंगे, क्योंकि देखिए अभी हम मार्च अप्रैल की बात करें $120 था, वहीं से ऑयल प्राइसेस ऑलमोस्ट $65 गए, $75 गए, अब जो है वो एक स्टेबलाइज होता हुआ नजर आ रहा है $85 से लेके $90 तक। तो राइट। इन्फ्लेशन में एज सच कोई मेजर चेंज नहीं आएगा। तो इसलिए वो रेट हाइक की बात तो एटलीस्ट इस वक्त नवंबर तक तो वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ओके, मतलब जिस उम्मीद में गोल्ड सिल्वर में गिरावट आ रही थी कि रेट हाइक हो जाएगा, वो उम्मीद अब खत्म होती हुई नजर आ रही है। यस। तो अगर 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 मैम स्टेबल रहता है तो फिर 2 लाख का टारगेट आप कब तक देख पा रही हैं गोल्ड में? सो देखिए 2 लाख का टारगेट इतनी इजीली अचीव नहीं होगा। जैसे कि मैंने बोला अभी 1,63,443 चल रहा है। जब तक प्राइसेस जो कल का जैसे हाई लगा था 1,64,773, इसके ऊपर चलेगा तो 1,67,000 तक आ सकता है, उसके बाद 1,70,000 तक भी आ सकता है। पर 1 लाख मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, मेजर रेजिस्टेंस है इन द, हाँ, 1,67,000 के पास एक मेजर रेजिस्टेंस है। प्राइसेस जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं करेंगे तब तक हमें फर्दर तेजी नहीं आएगी। और उससे पहले का जो रेजिस्टेंस है 1,64,700, यहाँ पे एक हम अगर टेक्निकल चार्ट देखें तो वहाँ पे एक ट्रिपल टॉप बनता हुआ नजर आ रहा है, और ये ऐसी फॉर्मेशन होती है जहाँ से प्राइसेस जो है अगर वहां से ब्रेकआउट नहीं लेता है तो हमें फिर से फर्दर प्राइसेस गिरता हुआ नजर आता है। तो अगर प्राइसेस 1,64,700 के ऊपर गए तो जो प्राइसेस में तेजी है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। बट 1,70,000 के ऊपर जाएगा तो ही हमें 2 लाख के चांसेस दिखेंगे, बट इस साल के एंड तक हमें 2 लाख के प्राइसेस देखने को नहीं मिलेंगे। मे ओके। बी मे बी इन नेक्स्ट 1 ईयर वी माइट सी द लेवल ऑफ 2 लाख। बट अभी जो है प्राइसेस एक दायरे में नजर आएंगे, आप हमें हमें क्लोजिंग नियर द लेवल ऑफ 1,65,000 1,70,000 तक दिख सकता है बाई ईयर एंड। ओके, चाइना कितना अहम रोल प्ले कर रहा है मैम गोल्ड में? देखिए चाइना तो ऑफ कोर्स, चाइना सिर्फ गोल्ड में क्यों, कोई भी कमोडिटी में हाथ लगाता है वो अहम रोल ही प्ले करता है, क्योंकि चाइना इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन दी वर्ल्ड, ठीक है। और उसका डिमांड जो है वो ऑलमोस्ट मेजर कमोडिटीज का वो हाईएस्ट कंज्यूमर होता है। और चाइना पिछले 21 मंथ से जो है कंटिन्यूअसली जो है वो बाई करता हुआ नजर आ रहा है गोल्ड। और बिकॉज आप कोई भी कमोडिटी उठा ले, वो इतना होल्ड कर लेते हैं, इतना ज्यादा उसका इन्वेंट्री बना लेते हैं कि सो दैट even if the world is on the verge of collapsing, they would have enough to survive for a certain amount of time। और बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि देखिए जो भी इकोनॉमिक सिनेरियो चल रहा है, जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, उसमें गोल्ड ही एक ऐसा होता है जो आपको मेजर रिजर्व आपको बना के रखना पड़ता है। और इसलिए सारी कंट्रीज जो है वो गोल्ड की बाइंग में कोई कमी नहीं कर रही। अगर हम डब्ल्यूजीसी की रिपोर्ट देखें, कंटिन्यूअसली जो है वो सेंट्रल बैंक्स गोल्ड बाई कर ही रहे हैं, और यही कारण है जिस वजह से गोल्ड प्राइसेस भी जो है एलिवेटेड रहते हैं। ओके मैम, आप बड़ा फैक्टर किससे मानती है? फेड को बड़ा फैक्टर मानती है, क्रूड की कीमतों को बड़ा फैक्टर मानती है, या फिर सेंट्रल बैंक्स की तरफ से जो बाइंग हो रही है उसको बड़ा फैक्टर मानती है? कौन सा बड़ा ड्राइवर है जो गोल्ड को ड्राइव कर रहा है? देखिए गोल्ड का ना मेजर ड्राइवर जो होता है फेड की इंटरेस्ट रेट और यूएस इकोनॉमी के जो होता है वो ड्राइव होता है, क्योंकि देखिए क्रूड ऑयल का जो भी सिनेरियो है ना वो बहुत टेम्पररी है। ऑफ कोर्स ये फेब्रवरी से लेके अभी तक थोड़ा मेजर थोड़ा लंबा चल गया है, बिकॉज यूएस डिड नॉट एक्सपेक्ट, रादर ट्रम्प डिड नॉट एक्सपेक्ट कि ईरान इस तरीके से आंसर करेगा और इस तरीके से रिटेलिएट करेगा, कि वो झुकने को तैयार नहीं होगा। क्योंकि ट्रम्प ने तो पहले बोला था कि मैं 3 दिन में वॉर खत्म कर दूंगा। तो ये वॉर जो क्रूड ऑयल का सिचुएशन है वो थोड़ा टेम्पररी है, क्योंकि कभी ना कभी तो इनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलना पड़ेगा, कहीं ना कहीं समझौता करना तो पड़ेगा। मे बी आज नहीं, 6 महीने लगा दे, 6 महीने और लगा देंगे, बट समवेयर डाउन द लाइन उनको ये सब जो है उसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, बिकॉज फिर बाकी सारी कंट्रीज को भी बीच में आना पड़ेगा, क्योंकि ऑयल जो है वो सबको यूज करते हैं, ठीक राइट। है। अब ऑयल का सप्लाई बहुत ज्यादा है, बट प्रॉब्लम सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन में है और कहीं प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन खुलेगा तो ऑयल प्राइसेस नॉर्मलाइज हो जाएंगे, ऑयल प्राइसेस फिर से आपको $65-70 के अंदर ट्रेड करता हुआ नजर आएगा।
पर इंटरेस्ट रेट जो है वो आपका एक कांस्टेंट फैक्टर है जो गोल्ड और सिल्वर को हमें डायरेक्शन देता है। तो इसलिए इंटरेस्ट रेट जो है वो मेजर रोल प्ले करता है। दैट इज द रीजन वाई जब भी फेड के मिनट्स आने होते हैं या फेड का डिसीजन होना होता है, फेड की मीटिंग्स होते हैं, वो द एंटायर वर्ल्ड इज एक्चुअली वेटिंग कि क्या बोलने वाले हैं फेड के चेयरपर्सन जो भी होते हैं उस वक्त। जैसे अभी केविन वॉर्श है, उनका जैक्सन होल सिंपोजियम में वो कुछ बोलेंगे, उसके लिए भी वर्ल्ड वेट ही कर रहा है कि उससे फर्दर डायरेक्शन मिलेगा। तो यूएस एज एन इकोनॉमी एंड यूएस के इंटरेस्ट रेट जो है वो मेजर इम्पैक्ट डालते हैं गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में। ओके, मतलब फेड एक मेजर रोल प्ले कर रहा है गोल्ड और सिल्वर में, और करता भी है हर बार की तरफ। मैम अगर सीधा सीधा सा पूछे तो निवेशकों को अभी क्या करना चाहिए? क्या उनको खरीदारी करनी चाहिए या फिर इंतजार करना चाहिए? थोड़ा सा इंतजार करें तो बेटर है। कि देखिए जैसे कल जैसे कल जैसे प्राइसेस हमने देखा 1,64,773 गए थे, एंड पीपल आर लिटरली पैनिकिंग कि यहीं बाई कर लेते, यहीं बाई कर लेते। प्लीज डू नॉट गो इन दैट फोमो। हमने देखा था जनवरी में भी लोगों ने ये बहुत मिस्टेक करी है। 4,20,000 1,80,000 गोल्ड बाई कर रखा है। देखिए जब गोल्ड या सिल्वर प्राइस या कोई भी कमोडिटी इस तरीके से बढ़ते हैं, वो एक ब्रीदर जरूर लेगा। टेक्निकल रीजंस हो सकते हैं, फंडामेंटल रीजंस हो सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। तो प्राइसेस हमें थोड़े बेटर लेवल्स जरूर दिखाते हैं। मार्केट कभी एक तरफा नहीं चलता। सो इट इज बेटर आप वेट कीजिए, थोड़ा सा वेट करेंगे। पेशेंस इज द गेम इन दिस मार्केट, हम सभी को पता है। थोड़ा वेट कीजिए, बेटर लेवल आएगा उसमें एंटर कीजिए रादर देन एंटरिंग एट द रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल्स पे। जैसे 1,60,700 का मैंने लेवल बोला, सपोर्ट पे उठाइए और तब बेटर रहेगा आपका। जो रिटर्न होगा आपका लॉन्ग टर्म, वो बेटर नजर आएगा। ओके, मतलब फोमो बाई करने से बचना चाहिए, क्योंकि जब भी एक बड़ी तेजी आती है, आप सिंपल से मान लीजिए कोई भी जब चलता है तो लंबी दूरी अगर तय करता है तो उसके बाद थकान होती है, तो थोड़ा इंतजार भी थोड़ा बैठता है, फिर थोड़ा थकान दूर करता है। मैम अगर देखें तो अभी गोल्ड सिल्वर रेशियो क्या चल रहा है, और अगर निवेशकों के पास किसी के पास 1 लाख रुपए हैं तो कितना उनको गोल्ड में निवेश करना चाहिए और कितना सिल्वर में निवेश करना चाहिए? गोल्ड सिल्वर अगर मैं रेशियो की बात करूं, अभी जो एग्जैक्ट चल, वैसे तो 69 के आसपास चल रहा था। अभी जो है प्राइस वही 67 के आसपास चल रहा है। देखिए जब 67 गोल्ड सिल्वर रेशियो है, इसका मतलब जो है वो इक्विलिब्रियम पे है, कोई भी एक दूसरे को आउटशाइन नहीं कर रहा। बट अगर ये थोड़ा नीचे आता गया, 67 से ये थोड़ा नीचे आया, तो हमें जो है गोल्ड थोड़ा ज्यादा बाय करना चाहिए, सिल्वर कम करना चाहिए। बट अगर ये बढ़ता हुआ नजर आया, तब हमें सिल्वर अंडर वैल्यू होता रहेगा, तो सिल्वर हमें बाय करना चाहिए और गोल्ड हमें सेल करना चाहिए अगर ये 70 के ऊपर गया, 70 to 80 के रेंज के ऊपर गया तो। अभी 67 पे है, तो अभी न्यूट्रल है। आप 50-50 भी कर सकते हैं एज पर योर चॉइस। ओके, अभी 50-50 किया जा सकता है, यानी कि 50,000 रुपए गोल्ड में और 50,000 रुपए सिल्वर में आप लगा सकते हैं। लेकिन आपने जैसा कि पहले बताया है कि सिल्वर से भी गोल्ड थोड़ा ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है, तो आप थोड़ा सा गोल्ड में रकम बढ़ा सकते हैं। कॉपर की बात कर लेते हैं मैम थोड़ा। 1,386 के आसपास फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 0.14% के आसपास की बढ़त आज दिखाई दे रही है 31 अगस्त कॉन्ट्रैक्ट की। क्या लग रहा है मैम, क्या करना चाहिए इसमें? देखिए कॉपर जो है लॉन्ग टर्म में कॉपर तेजी है, क्योंकि कॉपर के जो फंडामेंटल्स है, बेसिक फंडामेंटल्स कोई भी कमोडिटी का होता है, वो सप्लाई और डिमांड होता है। बाकी जियोपॉलिटिकल टेंशंस वगैरह तो है ही है, बट जो बेसिक इकोनॉमिक्स है कोई भी कमोडिटी का, वो है डिमांड और सप्लाई। और यहाँ पे कॉपर का जो वही फंडामेंटल्स, वहाँ पे थोड़ा डिसबैलेंस है, क्योंकि सप्लाई में डिस्ट्रप्शन है। चिले हो गया, पेरू हो गया, वहाँ सब जगह जो है वहाँ पे जो कॉपर ओर बन रहे हैं वो लोअर ग्रेड के बन रहे हैं। वहीं अगर हम सब डिमांड की बात करें, वो एक्सपोनेंशियली बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ऑफ कोर्स, बिकॉज हमें पता है डेटा सेंटर्स कितने बढ़ रहे हैं एआई के चलते। उसके बाद सिर्फ ईवी कार्स नहीं, ईवी कार्स को चार्ज करने के लिए जो चार्जिंग स्टेशंस बन रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए बन रहा है, उसमें भी कॉपर यूज हो रहा है, सोलर पैनल में भी यूज है। तो जो डिमांड है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो जो लॉन्ग टर्म स्टोरी है कॉपर की, वो इंटैक्ट है। तो अभी जैसे अगर मैं उसके नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में देख रही थी, एक्चुअली 1396 के आसपास चल रहा है। तो प्राइसेस 1360 के नीचे जब तक नहीं जाते, इसमें कोई वीकनेस नहीं है। जो भी 1360-65 का लेवल्स मिले, वहां पर आप बाई कर सकते हैं। प्राइसेस विल गो टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 1400, और 1400 के ऊपर सस्टेन कर गया तो हमें 1415-1425 तक के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे कॉपर में इन द मीडियम टर्म। ओके, तो ये वही कॉपर की कहानी। अब मैं बात कर लेते हैं एक खास कमोडिटी शुगर को लेकर के थोड़ा, क्योंकि कीमतें काफी तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है और हर घर की चाय की कहानी तो है ही। क्या लग रहा है मैम, शुगर में और तेजी आ सकती है, या फिर यहाँ से जो 10 लाख टन के आसपास जो ब्राजील से जो इंपोर्ट हो रहा है, उसके बाद कीमतों में गिरावट देखने को मिलेगी? देखिए शुगर के ऑफ कोर्स अभी जब ये आता है, जब फेस्टिवल सीजन आता है, शुगर की डिमांड हमें बढ़ती हुई नजर आती है। अच्छा, यहाँ पे लोग का सबसे बड़ा यहाँ पे ये है कि E20 के चलते ही जो है शुगर का इंपोर्ट हमें करना पड़ रहा है। देखिए ऐसा नहीं है।
E20 के लिए सिर्फ 9 to 10% ऑफ टोटल शुगर केन प्रोडक्शन जो है उसको डाइवर्ट किया जाता है। अगर हम लास्ट ओके 5 ईयर्स का डेटा उठा ले तो ओनली 9 to 10% जो है उसको डाइवर्ट करते हैं हम E20 के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। बाकी रेस्ट ऑफ द इज बीइंग यूज फॉर जो भी कंजम्पशन होता है सब सारी चीज़ों के लिए। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, इट्स नॉट ओनली E20 बट प्रोडक्शन। और हम देख रहे हैं कि इस साल का मॉनसून जो है वो बहुत स्कैटर्ड है। वो एक जो मेन महाराष्ट्र हो गया या आपका यूपी हो गया, यहाँ पे मॉनसून जो है वो बेटर अभी एवरेज से भी नीचे है। तो इस वजह से जो है वो प्रोडक्शन में जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जो प्रोडक्शन 446 मिलियन मेट्रिक टन तक का होता था 2021-22 के आसपास, इस साल शायद वो 400 मिलियन मेट्रिक टन भी ना पहुंचे। तो प्रोडक्शन में भी कमी है। वहीं बफर स्टॉक जो इन्वेंट्री हम लेते हैं, इन्वेंट्री भी जो है वो भी कम होता हुआ नजर आया। जो 5 मिलियन मेट्रिक टन था वो घट के 3.4 से 3.6 मिलियन मेट्रिक टन आ गया है। तो ये सारी सिनेरियो है जिस वजह से शुगर को है इंपोर्ट करना पड़ रहा है। और आपको ध्यान होगा कि ताकि ये नौबत ना आए, शुगर प्राइसेस ना बढ़े, मई के महीने में ही सरकार ने जो है शुगर एक्सपोर्ट को बैन कर दिया था। राइट But then because of course हम as a country we are a very large country with almost 140 million people। तो इस वजह से जो है of course अगर हम E20 की अगर बात कर ले, वो एक अनप्लान्ड सा डिसीजन था, जिस वजह से भी जो है आपको क्योंकि आपको सारी चीजें ध्यान रख के चीजें करनी पड़ती है, तो उस अनप्लान्ड डिसीजन का भी एक थोड़ा फैक्टर है जिस वजह से हमें जो है शुगर में जो कमी आती हुई दिख रही है प्रोडक्शन से जो हम उसको डाइवर्ट कर रहे हैं। तो यही कारण है जिस वजह से इंपोर्ट होने को मिल रहा है। अब जब इंपोर्ट होंगे तो ये होलसेल प्राइसेस जो है उसमें थोड़ा सा कमी आती हुई दिखेगी थोड़ी, जो क्योंकि रिटेल प्राइसेस में थोड़ा बेटर होता हुआ दिखेगा, क्योंकि देखिए शुगर एक एक नेसेसिटी कमोडिटी है। ठीक है, राइट फेस्टिवल सीजन में तो यूज होता ही है, बट इट इज बीइंग यूज बाय एवरी हाउस होल्ड। तो इसके प्राइसेस को इन्फ्लेट करना या इन्फ्लेटेड रखना वुड बी अ हायर रिस्क। तो इसीलिए जो है इंपोर्ट करना पड़ा है, सो दैट प्राइसेस को भी थोड़ा टेम किया जा सके। क्योंकि अगर हमें पता है अगर हम इंपोर्ट नहीं करेंगे ब्लैक मार्केट भी बढ़ जाएगा, प्राइसेस जो भी 70-80 रुपए पर केजी है वो 100 2 120 भी हो सकता है। तो दैट इज द रीजन वाई इम्पोर्ट इज नेसेसरी फॉर इंडिया टू शुगर इम्पोर्ट। ओके शुगर इतनी नेसेसरी है कि बिना चाय के तो नींद भी नहीं खुलती। तो ओके मैम, गोल्ड सिल्वर के लिए बात कर लेते हैं। क्या सलाह होगी मैम निवेशकों के लिए? देखिए, डिप का वेट करें और बेटर लेवल्स का वेट करें, उसके बाद एंटर करें, पर सेलिंग साइड में मत रहे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेलिंग साइड में मत रहे। बाई ऑन डिप्स की जो स्ट्रैटेजी अपनाएं इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्ग टर्म के लिए बेटर रहेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट है। अभी थोड़ा हमें एक बार 160 एंड 157 तक आते हुए दिख सकते हैं प्राइसेस, प्रॉफिट बुकिंग और जो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स चेंजेस के चलते। बट अदरवाइज जो लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट है। बट फोमो में मत रहिए कि 164 में ही लेना है, 165 में ही लेना है। थोड़ा वेट करें, पेशेंस से थोड़ा काम करेंगे तो बेटर रहेगा। ओके थोड़ा पेशेंस से काम करें, वेट एंड वॉच की स्थिति रखें। थैंक यू वेरी मच मैम, आपने समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू सो मच मैम। डिस्क्लेमर क्या होगा मैम इस पूरे शो को लेकर के? देखिए, जो भी हमने कमोडिटी डेरिवेटिव्स के बारे में बात करी उसमें मेरे कोई पोजीशंस नहीं है। फिजिकल में गोल्ड और सिल्वर में हो सकता है एट वेरियस लेवल्स, एंड हमेशा अपने सभी रजिस्टर एनालिस्ट के थ्रू इन्वेस्ट करें एंड टेक दिस वीडियो एज अ गाइडेंस फॉर योर एजुकेशनल पर्पस एंड बिकम एन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।